स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री 9th में आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है और चैप्टर नंबर 4 हम उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर में हमने जो आयनिक बॉन्ड है, जो आयनिक कंपाउंड है, उनकी फॉर्मेशन की कुछ एग्जांपल पढ़ी थी। आज हमने जो अगली बॉन्ड की टाइप है कोवलेंट बॉन्ड, उसे हमने डिस्कस करना है। जो यहाँ पर आपके चैप्टर में जो सबसे जिसकी लंबी डिस्कशन हुई है, लॉन्ग डिस्कशन हुई है, इसकी आगे एग्जांपल्स भी। तो आज हम इसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात यह कि कोवलेंट बॉन्ड और इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अक्सर ये पेपर में भी पूछा जाता है कि व्हाट इज मीन्ड बाय इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो आपने याद रखना है कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। अब इसमें जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसे क्यों कहते हैं, इसके तो हम इंशाल्लाह इसके डेफिनेशन के बाद जब इसके एग्जांपल पे जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड इसको क्यों कहते हैं। अब इसकी हम सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, के जब आपस में म्यूचुअल कहते हैं, आपस में बाहमी, जब बाहमी शेयरिंग होती है, शेयरिंग कहते हैं हिस्सा डालने को, कि हमारे पास कोई आपने चीज खरीदनी है, 5 रुपए एक बंदा डाले, 5 दूसरा डाले, तो दोनों की जो रकम है वो शेयर हुई है। अब यहाँ पर क्या होता है? कोवलेंट बॉन्ड ऐसा बॉन्ड होता है जो दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। मतलब ये कि दोनों एटम जो बॉन्ड बना रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन वो अपना हिस्सा डालेंगे, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, तो उन दोनों के दरमियान जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, उस बॉन्ड को हम नाम देंगे कोवलेंट बॉन्ड का या फिर इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड का। और जो वो दोनों बिटवीन टू एटम, मतलब ये कि वो दो एटम्स के दरमियान बाहमी जो इख्तलाफ होगा, बाहमी उन दोनों के इलेक्ट्रॉन के जमा करने से जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब हमारे पास इसकी जो दूसरी जो इसका नाम है वो है इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। तो इसमें क्या होता है कि एक जो एटम है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन देता है। तो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर जो वो दोनों के दरमियान शेयर होता है, मतलब ये कि जोड़ा शेयर होता है। ये नहीं होगा कि एक ही इलेक्ट्रॉन दोनों एटम्स के दरमियान शेयर हो, दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होगा। एक पेयर शेयर हो सकता है, दो शेयर हो सकते हैं, 3 पेयर शेयर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा हो। तो इसलिए इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड। के यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर की शक्ल में शेयर होते हैं, इसलिए इस बॉन्ड का नाम क्या दिया गया है? इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड दिया गया है। अब हमने देखना है कि जब कोवलेंट बॉन्ड बनता है तो हमारे पास जो दोनों एटम होते हैं, बोथ एटम्स गेट स्टेबिलिटी, जो दोनों एटम है वो क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। हमारे पास जिन दो एटम्स ने बॉन्ड फॉर्मेशन की है, मिसाल के तौर पे हमारे पास जो O2 बनता है, O2, अब ऑक्सीजन बनता है H2 हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन के हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें जो हाइड्रोजन के दो एटम हैं, दोनों ने मिलकर आयनिक कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। यहाँ पर ऑक्सीजन के दोनों एटम ने मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाया है। तो इस तरह ये जो दोनों एटम हैं, ये दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब स्टेबल होने का क्या मतलब है? स्टेबल होने का ये मतलब है कि इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जो इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है, वो नोबल गैसेस के बराबर हो जाती है। मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, जब ये क्या होंगे, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। अब एक इलेक्ट्रॉन जब दोनों के दरमियान शेयर होगा, इसका मतलब है कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन ये इस हाइड्रोजन का भी हिस्सा है और इस हाइड्रोजन का भी हिस्सा है। अब इन दोनों की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसकी होगी है? हीलियम, जो हमारे पास नोबल गैसेस में आती है। ठीक है, अब इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हीलियम के इक्वल हो चुकी है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 है। तो इस तरीके से ये क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। अब स्टेबल ये जो होते हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है? ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर होता है दोनों एटम्स के दरमियान, ये जिम्मेदार होता है कि दोनों एटम्स को स्टेबल करने के लिए। इलेक्ट्रॉन का वो पेयर जो दोनों एटम्स के दरमियान शेयर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम की स्टेबिलिटी के लिए। उसके बाद अगली जो चीज है वो ये है कि हमारे पास जो एटम हैं वो या तो एक ही जो एलिमेंट के होंगे या फिर मुख्तलिफ एलिमेंट्स के भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास N2, अब ये दोनों एटम नाइट्रोजन के हैं, एक एटम नाइट्रोजन का, दूसरा नाइट्रोजन का। इन दोनों के दरमियान इलेक्ट्रॉन के जो 3 पेयर हैं वो शेयर होते हैं, तो दोनों के दरमियान कोवलेंट बॉन्ड बनता है। ठीक है, अब इसी तरह क्या होता है कि हमारे पास जो डिफरेंट एटम भी हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। यहाँ पर देखें, एक कार्बन एटम है और 2 ऑक्सीजन एटम है। यहाँ पर जो दोनों हमारे पास जो एटम्स हैं
वो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम हैं। तो यहाँ पर जो मुख्तलिफ एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं और एक ही एलिमेंट के एटम भी हो सकते हैं। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि जो कंपाउंड हमने पहले डिस्कस किया था कि ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर जो बॉन्ड होता है, जो बॉन्ड फॉर्मेशन होती है वो आयनिक बॉन्ड हो, तो उसे हम कहते हैं आयनिक कंपाउंड। और इसी तरह हमारे पास जब जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी वो कोवलेंट बॉन्ड की होगी, तो वो कंपाउंड हमारे पास क्या कहलाएंगे? कोवलेंट कंपाउंड कहलाएंगे। वो कंपाउंड जिनमें जो बॉन्ड होता है वो कोवलेंट बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब उसके बाद हमने ये देखना है कि हमारे पास कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमें हेल्प करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन में। जिस तरह आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन में कुछ जो फैक्टर्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया था, इसी तरह कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को भी अफेक्ट करते हैं। अब उसके बाद हमने देखना है कि वो फैक्टर कौन से हैं। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो कौन सा है? हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। कि जब हमारे पास जो बॉन्डिंग एटम है उनकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जो बॉन्डिंग एटम है वो एटम जिनने बॉन्ड बनाया है उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत हाई होती है। तो इसका मतलब ये हुआ हाई आयोनाइजेशन एनर्जी का यह मतलब है कि उनको मुश्किल दरपेश आती है इलेक्ट्रॉन को लूज करने के लिए। वो इलेक्ट्रॉन इजीली लूज नहीं कर सकते, ठीक है। वो क्या करेंगे? जब हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी तो एटम क्या करेंगे? एटम डोंट लूज इलेक्ट्रॉन, कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते, ठीक है। जब उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? हाई होती है। और इस तरीके से क्या होता है कि वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन भी नहीं कर सकते, ठीक है। आयोनाइजेशन इलेक्ट्रॉन जब वो लूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब है कि हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती। आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो सकती जब हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है। अब जब वो आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते, इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते, तो उनके पास दूसरा ऑप्शन क्या बचता है कि वो आपस में जो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें, दोनों एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। किसकी? हमारे पास नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लें। तो क्या होता है कि जब हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होगी एटम इजीली इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते। तो जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं कर सकते तो इसका मतलब ये हुआ कि वो आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं कर सकते। तो जब वो आयनिक बॉन्ड हमारे पास नहीं बनाएंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही, तो हमारे पास उनके पास जो दूसरा ऑप्शन बचता है वो क्या है? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन का, कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करें और कोवलेंट बॉन्ड बना लें। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास जो दो एटम्स हैं, एक है कार्बन और ऑक्सीजन। ये दोनों एटम मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन के दो एटम होते हैं और कार्बन का एक एटम होता है। ये तीनों मिलकर हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसके फॉर्मेशन में तीन एटम हैं, एक कार्बन का और दो ऑक्सीजन के एटम है। अब हम इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। तो कार्बन की हमारे पास जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है 1086 किलो जूल पर मोल। अब इसी तरह हमारे पास जो ऑक्सीजन है इसकी हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी है 1314। तो दोनों एटम्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा। इसका मतलब है कि दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन को लूज करने में क्या होंगे? इनको मुश्किल दरपेश आएगी। दोनों के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करना क्या है? मुश्किल। इसलिए ये क्या करते हैं? दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवलेंट बॉन्ड बनाकर दोनों जो कंपाउंड बनाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो ऐसे एटम जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है, वो क्या करते हैं? वो प्रेफर करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को आयनिक बॉन्ड के बजाय। अब उसके बाद जो हमारे पास अगला फैक्टर है वो है कि कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कंपेरेबल कहते हैं कि जो या तो इक्वल हो या बिल्कुल इक्वल के करीब हो। कंपेरेबल इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो मतवाजी जिसे हम कहते हैं कि जब दो एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो एक दूसरे के या तो बिल्कुल इक्वल हो और या इक्वल होने के करीब हो या करीब करीब हो, तो उन दोनों के लिए क्या होता है? उन दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन का ऐड होना और जो हमारे पास एनर्जी होती है उसका रिलीज होना या अब्जॉर्ब होना क्या होता है? मुश्किल काम होता है। इसलिए वो क्या करते हैं कि अपने आउटर शेल को कंप्लीट करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन से, क्योंकि उनमें हम इलेक्ट्रॉन ऐड करके जो बॉन्ड फॉर्मेशन है आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन वो नहीं कर सकते। इसलिए जब दो एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो बिल्कुल करीब करीब होती है तो वो दोनों किस चीज को प्रेफर करते हैं? कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को
बजाय कि वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करें या फिर हमारे पास मेटालिक बॉन्ड की फॉर्मेशन करें। अब इसकी हम जो एग्जांपल देखते हैं उसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जो कार्बन और ऑक्सीजन की दोबारा कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है -122 और इसी तरह हमारे पास ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है उसकी वैल्यू है -141। अब इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो उसके दरमियान जो डिफरेंस है वो कम है, बजाय ये कि जो बाकी एटम्स हैं जिस तरह हमारे पास सोडियम था और क्लोरीन था उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। अब उसमें डिफरेंस कैसे था कि हमारे पास जो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो -349 थी और सोडियम की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो -53 थी। तो यहाँ पर 296 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस क्या बहुत ज्यादा है, इसलिए इन दोनों ने प्रेफर किया कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को। लेकिन यहाँ पर क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, इसलिए ये दोनों क्या करेंगे, प्रेफर करेंगे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को। और जब ये कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करेंगे तो इनकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास जो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो हो जाएगी नियान के इक्वल और इसी तरह जो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियान के इक्वल हो जाएगी। अब हमारे पास जो ऑक्सीजन है वो इलेक्ट्रॉन का जो एक पेयर शेयर करता है और इसी तरह जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन के दो पेयर शेयर करता है। तो दोनों के दरमियान जब इलेक्ट्रॉन के जो पेयर हैं वो शेयर होते हैं तो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब इसके बाद हम जो अगला फैक्टर देखते हैं, इसी के साथ जो मिलता जुलता फैक्टर है वो क्या है, वो है कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जब दो एटम्स के दरमियान हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होती है तो उसे हम कहते हैं, उस वक्त जो फॉर्मेशन होती है वो किसकी होती है, कोवलेंट बॉन्ड की, कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जब दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो या तो इक्वल हो और या फिर नियरली इक्वल हो, मतलब ये या करीब हो या करीब जो दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो बहुत ही कम हो, तो उस वक्त वो क्या करते हैं कि दोनों एटम्स ये कोशिश करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लें बजाय ये कि वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करें, क्योंकि जब दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू इक्वल होगी या इक्वल होने के करीब होगी, इसका मतलब है कि दोनों के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो क्या है, इक्वल है। तो दोनों जब कोशिश करेंगे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की, इसका मतलब है कि ना एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखता है और ना ही दूसरा एटम हमारे पास इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखता है। तो जब दोनों एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन को लूज करने का या इलेक्ट्रॉन को गेन करने का जो ऑप्शन है वो नहीं बचता, तो उस वक्त वो दोनों क्या करते हैं, हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड बनाते हैं। अब इसकी हमारे पास जो एग्जांपल है वो ये है कि बोरान नाइट्राइड, हमारे पास एक जो कोवलेंट कंपाउंड है बोरान नाइट्राइड हमारे पास बनता है। इसमें हमारे पास दो एटम जो इन्वॉल्व है वो है एक बोरान और दूसरा कौन सा है, नाइट्रोजन है, ये दोनों मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब इनके हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो देखते हैं, बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 2 है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 3 है। अब देखें इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है 1 का। हमने पहले पढ़ा था कि जब हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो उस वक्त होती है जब दो एटम्स के दरमियान जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो या तो 1.7 हो और या 1.7 से ज्यादा हो। तो यहाँ पर हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 1 है, इसलिए इसका मतलब यह हुआ कि इन दोनों के लिए आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन क्या है, मुश्किल काम है, इसलिए ये दोनों प्रेफर करेंगे किसको, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को, और दोनों मिलकर एक कंपाउंड बनाएंगे, कोवलेंट कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम क्या कहते हैं, बोरान नाइट्राइड कहते हैं। अब इसी तरह हमारे पास जो एक जो आयनिक कंपाउंड है वो है NaCl। अब इसमें हमारे पास जो सोडियम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या है, 0.9 है, और इसी तरह हमारे पास जो क्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो है 3.2। अब इन दोनों का जो हम डिफरेंस देखते हैं वो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो बन जाता है 2.3। दोनों के दरमियान 2.3 का जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो 2.3 है। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जब 1.7 या 1.7 से ज्यादा होता है तो हमारे पास आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड बनता है, और जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 1.7 से कम होती है तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होती है वो कोवलेंट बॉन्ड की होती है और कोवलेंट कंपाउंड बनता है। अब इसके बाद जो हमारे पास जो लास्ट फैक्टर है वो है हाई न्यूक्लियर चार्ज एंड स्मॉल एटॉमिक साइज, कि जब हमारे पास दो एटम्स और दोनों के ऊपर जो दोनों के न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है
वो बहुत ज्यादा होता है, दोनों के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो, हाई न्यूक्लियर चार्ज, मतलब ये कि दोनों के अंदर जो प्रोटॉन की तादाद है वो ज्यादा हो, एंड स्मॉल एटॉमिक साइज। जब न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो, मतलब ये कि प्रोटॉन की तादाद बहुत ज्यादा है और एटम का जो साइज है वो बहुत कम है। जैसा कि हम पीरियड्स में देखें, जब हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटम का साइज इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं करता, लेकिन न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो असेंडिंग ऑर्डर में इंक्रीज करता रहता है। उसकी वजह ये होती है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ सेल हैं वो इंक्रीज नहीं होते। तो जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब हम इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। कार्बन के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो 6 है और इसी तरह ऑक्सीजन के न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज 8 है। अब इन दोनों का एटम का हम साइज देखते हैं तो हमारे पास जो कार्बन है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की तादाद वो 6 है। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे सेल में 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसी तरह हमारे पास जो दूसरा कंपाउंड है वो है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और दूसरे सेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब देखें इन दोनों के जो न्यूक्लियस के ऊपर जो चार्ज है वो 8 और 6 है, मतलब बिल्कुल तकरीबन करीब तक है, लेकिन जो दोनों का साइज है वो तकरीबन एक जैसा है। दोनों का साइज क्या है, एक जैसा है, क्योंकि दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ सेल हैं वो सेम है। तो इसलिए जब एटम्स के दरमियान जो शेल्स की तादाद है वो कम होती है, इसका मतलब ये हुआ कि एटम का साइज छोटा है और न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है। तो वो दोनों एटम्स क्या करते हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं, उनके लिए इजी होता है कि वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करें, क्योंकि जब न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा होता है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन का लूज करना या फिर गेन करना क्या होता है, मुश्किल काम होता है। तो हमने 4 फैक्टर डिस्कस किए हैं। पहला फैक्टर ये कि जब दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई होती है उस वक्त भी कोवलेंट बॉन्ड होता है दोनों एटम की। जब दोनों एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू करीब होती है फिर भी वो कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। जब दोनों एटम की हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू करीब होती है फिर भी वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और जब दोनों एटम्स का जो हमारे पास न्यूक्लियस के ऊपर चार्ज है वो बहुत ज्यादा हो और एटम का साइज बहुत कम हो तो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया क्या होता है और उसके बाद उसके फैक्टर डिस्कस किए कि कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को। इंशाल्लाह हम अगले चैप्टर में अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि कैसे कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है एग्जांपल्स के जरिए। तब तक के लिए इजाजत दीजिए।